हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैं आप सबके सामने में आपका एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये है चैप्टर 8 और इस चैप्टर का टाइटल है मदर टेरेसा। और ये चैप्टर क्लास 7th के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के सिलेबस से पढ़ाई कर रहे हैं। और उनकी किताब है रेडियंस पार्ट 2। तो मैं आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ। तो मदर टेरेसा, इनका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने तो इनका नाम जरूर ही सुना होगा। तो थोड़ा सा आप सोच करके बताएं। बाकी मैं एक बार वार्मर सेक्शन आपको दोहराता हूं आपके सामने में कि आखिर वार्मर सेक्शन में है क्या। सो आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स? इफ यस, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप सब लोगों में से कोई भी बच्चा या आप सब लोग किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो अपंग लोगों का या अनाथ लोगों की सेवा किया करता है। वो महिला जो अपंग और अनाथ लोगों की सेवा करती हैं, उनकी मदद किया करती हैं, या उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही अगर आप कुछ ऐसा जानते हो तो। अगर आप ऐसी किसी महिला के बारे में जानते हैं जो हैंडीकैप्ड और ऑर्फन लोगों की मदद करती हैं, तो आप एक बार मुझे उनका नाम बताएं। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। और आपको साथ में ये भी लिखना है कि आखिर वो महिला इन हैंडीकैप्ड और ऑर्फन, अनाथ और अपंग लोगों की मदद कैसे करती हैं, क्या क्या करती हैं उनके लिए। ओके, तो अब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। And the chapter belongs to Mother Teresa. So who is Mother Teresa? Who was Mother Teresa? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? मदर टेरेसा वॉज ए ग्रेट संत। मदर टेरेसा को संत का दर्जा मिला हुआ है। और संत समझते हैं ना आप सब लोग? संत वो होता है जो समाज के लोगों के भले के बारे में सोचता, वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, अपना ख्याल नहीं रखता, समाज के लोगों का ख्याल रखता है। तो मदर टेरेसा महिला थी और एक बहुत महान संत थी। शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपिजे, मैसेडोनिया। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बानियन बिल्डर। तो अब यहाँ पर चर्चा है कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे परिवार में हुआ। तो उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उनके शहर का नाम था स्कोपेजे और ये मैसिडोनिया शहर में है। और वो अपने परिवार में सबसे छोटी बच्ची थी। और उनका परिवार जो था उसमें उनके जो पिताजी थे या परिवार के लोग थे वो बिल्डर का काम करते थे, घर बनाने का काम करते होंगे, पुल या सड़क बनाने का काम करते होंगे, है ना। और उस रीजन का नाम है अल्बानिया। हर अर्ली नेम वाज एग्नेस। तो बचपन में उनका नाम था AGNES, एग्नेस। बट शी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन हम सब लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? मदर टेरेसा। और आप जरा सा सोच करके देखो कि उनके नाम के साथ में क्या शब्द जुड़ा है? मदर, माँ। शी टुक हर इनिशियल वोज एज ए नन। VOW, वो का मतलब होता है शपथ लेना, संकल्प लेना। तो उन्होंने बचपन में ही ऐसा शपथ लिया था कि वो नन के तौर पर काम करेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि नन कौन होता है। तो एक्चुअली में ये जो अपने ईसाई भाई होते हैं, क्रिश्चियन फैमिली के लोग होते हैं, उनमें अक्सर इस तरह की परंपरा होती है, खास तौर पर जो कैथोलिक ईसाई होते हैं, कि कई बार उनके परिवार के लोगों में से उनके परिवार का कोई सदस्य या खास तौर पर लड़कियां अपने आप को चर्च के लिए या ऐसा कह लें ईसा मसीह के लिए समर्पित कर देती हैं। और समर्पित कर देने का मतलब है कि वो बड़ी होकर के नन बन जाएंगी। तो नन बन जा करके वो क्या करेंगी? वो चर्च की सेवा करेंगी और चर्च की तरफ से समाज की भलाई के लिए जो भी मिशन चलाया जाता है, लोगों की मदद करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा करने की कोशिश करना, उसमें हेल्प करती हैं ये जो नन होती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि मदर टेरेसा ने बचपन में ही तय कर लिया था
कि वो आगे चल कर के नन बन जाएंगे। सो फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता। तो उनका जन्म 1910 में हुआ था और 1931 की बात है। तो 21 साल के बाद 1931 से लेकर के 1948 तक मदर टेरेसा ने कोलकाता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाने का काम किया। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। लेकिन जब उन्होंने देखा कि समाज में कितने गरीब लोग हैं और वो कितनी तकलीफ की ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम छोड़ दिया। She devoted herself to work among the poorest of the poor in the slums of कोलकाता। तो यहाँ पर आप जरा सा गौर करें, ये जो शब्द है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी सबसे गरीब आदमी, गरीबों में भी सबसे गरीब आदमी, ठीक है। तो उन्हें जब ऐसा लगा कि उनके आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी गरीब हैं और वो बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका मन हिल गया। उन्होंने स्कूल में पढ़ाने का काम छोड़ दिया और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को गरीबों में भी सबसे गरीब आदमी, जो बहुत ही गरीब होते हैं और जो कोलकाता के स्लम एरिया में रहा करते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे, उनकी मदद करने के बारे में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। Although she had no fund, she started an open air school for slum children। तो यहाँ एक बात ये भी बताई जा रही है कि भाई उस समय उनके पास में पैसे तो थे नहीं, ना ही सरकार की तरफ से या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उनको फंडिंग होती थी। फिर भी उन्होंने अपने बूते पर एक ओपन एयर स्कूल स्टार्ट किया उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए। ओपन एयर स्कूल का मतलब है एक खुला स्कूल जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है। तो आप ऐसा कह लो कि उन्होंने शायद किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसे ही खुली जगह पर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया होगा, ठीक है। इन 1950 शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसके बाद 1950 में, तो अपने जन्म के 40 साल के बाद में, उन्होंने एक संस्था इस्टेब्लिश की, एक संस्था का काम शुरू किया और उस संस्था का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान देना, जो दान दिए हुए पैसे से चलता है वो चीज़, ठीक है। तो उन्होंने एक संस्था बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और मिशनरी का मतलब क्या है? मिशनरी का मतलब होता है ऐसे लोग जो समाज सेवा के पर्पस से ही उसी पर्पस को लेकर के ही जीते हैं। उनका जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही मिशन होता है, समाज की सेवा करना। और ख़ास तौर पर मिशनरी शब्द ईसाई धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स होम नोबडी लुक्ड आफ्टर। तो वो क्या करती थी? वो ऐसे लोगों का ख्याल रखती थी, ऐसे लोगों की जिंदगी संवारने का काम किया करती थी जिनका कोई भी समाज में ख्याल रखने वाला नहीं है। वो ऐसे लोगों के लिए जीती थी, वो ऐसे लोगों का ख्याल रखती थी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने समाज सेवा में काम चुना। और वो समाज सेवा में काम क्या कर रही थी? पहले तो उन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम चुना और आगे चल कर के उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने की सोची, ऐसी लोगों की ज़िंदगी बनाने की सोची जिनके बारे में समाज का कोई आदमी सोचता नहीं है, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही गरीब हैं, ऐसे लोगों के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत महान काम था, बहुत ही बड़ा सामाजिक काम था। और आगे चल कर के ऑब्वियसली इसके लिए उन्हें बहुत सारे प्राइज़ मिले होंगे। उनके इस काम को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज भी किया गया होगा। तो ये बताया भी गया है इस चैप्टर में कि शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। उन्हें इस काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा अवार्ड दिया गया, बहुत सारा प्राइज वगैरह दिया गया, उनके इन काम को सराहा गया। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ एक अवार्ड, कुछ एक प्राइज जो हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे पोप जॉन 13 पीस प्राइज,
द मैगसेसे अवार्ड, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री एंड द नोबेल पीस प्राइज 1979। तो जो उन्हें जो बड़े बड़े अवार्ड मिले उसमें से एक है पोप जॉन 13 पीस प्राइज, दैट इज शांति वाला पुरस्कार। द मैगसेसे अवार्ड, तो मैगसेसे अवार्ड का पूरा नाम है रमन मैगसेसे अवार्ड। तो ऐसा मानना है कि दुनिया में नोबेल प्राइज के बाद में दूसरे नंबर पर जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का प्राइज है, अवार्ड है, वो रमन मैगसेसे अवार्ड में है। उन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। आप सब लोग इस बात को जान ही रहे होंगे। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज, नोबेल का शांति पुरस्कार, शांति के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है 1979 में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मदर टेरेसा को लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे उन्होंने अपने इस काम को बढ़ाया, समाज में इस चीज को लेकर के क्या चर्चा हुई। तो लिखा है कि मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म बट शी वाज अनडिटर्ड। मदर टेरेसा को अपने समाज कल्याण वाले काम में, उस सफ़र में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ एक लोगों ने उनकी काफ़ी आलोचना भी की इस काम के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगी रहीं। वो कभी भी हिली नहीं अपने मिशन से, अपने ऑब्जेक्टिव से। और उनका मिशन क्या था कि गरीब से गरीब लोगों की सेवा करना, जो कमज़ोर लोग हैं उनको ऊपर उठाना। उनका कहना था कि नो मैटर हु सेज व्हाट यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ओन वर्क। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही कि नो मैटर हु सेज व्हाट यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ओन वर्क। अगर आप अच्छा काम, सही काम कर रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है। आप बस उसकी बातों को मुस्कुराहट के साथ में एक्सेप्ट करिए और अपने काम में लगे रहिए। स्टे फोकस टू योर वर्क वट एवर यू हैव चूज्ड। जो भी काम आपने चुना है, जिसके प्रति आप आश्वस्त हैं कि वो एक अच्छा काम है, तो आप बस उस काम को शांति से फोकस्ड होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के करते रहिए। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ना कीजिए। ठीक है, तो आगे मदर टेरेसा के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो मैं बताता हूँ। अगले पैराग्राफ में है कि आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, और ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। उन्होंने सारे लोगों को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि जो भी लोग अपने घर जाएं वो अपने परिवार के लोगों से जरूर प्रेम रखें, उन्हें जरूर प्यार करें। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने परिवार को प्यार करेंगे तो इस पूरी दुनिया में शांति का संचार होगा, ह्यूमैनिटी का संचार होगा। तो ये दुनिया आखिर बनती कैसे है? ये दुनिया बनती है हमसे, आपसे। और ये दुनिया, जैसे परिवार जो है वो समाज का एक छोटा यूनिट है। तो लोग अगर प्यार से परिवार में रहेंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे, प्रेम करेंगे, तो यही प्यार, यही सौहार्द की जो भावना है वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में फैलेगी। तो समाज के लोग भी एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहेंगे, और जब समाज में लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहेंगे तो यही बात जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, और आगे चल कर के पूरी दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगी। और लोगों में एक दूसरे से प्रेम से रहने की भावना जागेगी, शांति से रहने की भावना जागेगी। और यही बात इन्होंने तब कहा था लोगों से जब इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। आगे कहते हैं कि मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड ऑन द 5th September 1997. At the time of her death, her missionaries of charity had over 4,000 sisters and an associated brotherhood of 300 members operating 610 missions in 123 countries. तो इस पैराग्राफ में हम लोग मदर टेरेसा के बारे में वो बात पढ़ने जा रहे हैं कि जब उनका देहांत हुआ, जब उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा, तो उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई।
और ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु के समय में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो उन्होंने संस्था बनाई थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसमें कुल मिलाकर के लगभग 4000 सिस्टर काम कर रही थी, लगी हुई थी। उस परिवार में लगभग 4000 सिस्टर्स थीं। और इसमें बता रहे हैं कि एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। तो आप सोच करके देखो कि उनका ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कितने जगहों पर, कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ था। तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन 123 देशों में काम कर रहा था। इसके 10 अलग अलग मिशन थे। इसमें 600 से भी ज़्यादा लोग मेंबर के तौर पर थे। और इसमें 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मिशन की संख्या है 610। ठीक है, तो एक बार फिर से गौर करें कि उनका ये ऑर्गेनाइजेशन कितने देशों में कितने सारे काम कर रहा था। 123 देश, मिशन की संख्या है 610, और इसमें जो और भी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, उन संस्थाओं की संख्या है 300, और इसमें 4000 सिस्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, मदद कर रही थी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो अब बात है कि इनकी संस्था के साथ में, मिशनरी ऑफ चैरिटी के साथ में कौन कौन सी संस्थाएं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए थे। So these included hospitals and homes for the people with HIV or AIDS, leprosy and tuberculosis, children and family counseling programs, personal help, orphanage and schools। तो मैं यहाँ पर साफ साफ बताना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये देखिए कि ये जो संस्था थी मिशनरी ऑफ चैरिटी, ये अभी भी काम कर रही है। इसमें किस किस मिशन पर काम हो रहा है और जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई थी वो क्या क्या काम कर रही थी। तो HIV एड्स ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो जिन लोगों को ये बीमारी लगी हुई है उनके इलाज का काम चल रहा था। लेप्रोसी, आप समझ सकते हैं, कुष्ठ रोग। तो जिन लोगों को कुष्ठ रोग है उनके इलाज का काम, उसमें मदद की जा रही थी। जिन्हें टीबी हो चुका है उनके मदद करने का, इलाज करने का काम हो रहा था। इसके अलावा बच्चों और फैमिली के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। काउंसलिंग का मतलब है कि जिन बच्चों को कुछ दिक्कत है, कुछ विशेष तरह की दिक्कत है, या जिस परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, या वो अपनी समस्याएं सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझाने बुझाने का काम, उनको नया रास्ता दिखाने का काम। इसके साथ साथ में कई जगहों पर ये लोग अनाथालय को या किसी स्कूल को डायरेक्टली हेल्प भी करते हैं। जैसे स्कूल के लिए बिल्डिंग बनवा देने की बात हुई, स्कूल के लिए लाइब्रेरी सेटअप करवा देने की बात हुई, अनाथ बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देने की बात हुई, अनाथ बच्चों को पढ़ाने की बात हुई। तो ये सारे काम मिशनरी ऑफ चैरिटी के द्वारा पूरी दुनिया में 123 देशों में किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है। मुझे लगता है आज के समय में तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो गई होगी, हो सकता है मल्टीपल फोल्ड, क्या पता कितने गुना बढ़ गया होगा ये काम, क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ा है 1997 में और उसके बाद से 23 साल बीत चुका है। तो ये बात आसानी से कही जा सकती है कि उनकी संस्था का काम 10 गुना 20 गुना भी बढ़ गया होगा, क्योंकि भले काम में भी लोगों के हाथ बटाने वालों की कमी नहीं होती। कई बार वो छिप करके भी भलाई के काम में लगे रहते हैं। सो मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया। तो उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार की तरफ से उन्हें स्टेट फ्यूनरल मतलब राजकीय संस्कार की तरह से, उस तरीके से जैसे कि देश में किसी प्रधानमंत्री का, किसी राष्ट्रपति का, किसी मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, या इस तरह के किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का देहांत होने पर देश की तरफ से उनके सम्मान में जो राजकीय संस्कार किए जाते हैं, उस तरीके से इनका संस्कार किया गया और इसके जरिए भारत ने इनके प्रति अपना
आभार प्रकट किया। किस चीज़ के लिए आभार प्रकट किया? कि जो इन्होंने जिंदगी भर गरीब लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता दिया, चाहे वो गरीब आदमी किसी भी धर्म का रहा हो, तो इनकी संस्था ने हर धर्म के गरीब लोगों के लिए काम किया है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर होता है, लेकिन एक बार मैं ज़रा सा ग्लॉसरी के टर्म्स को दोहरा देना चाहूँगा आपके सामने में, ताकि आप इन सारे शब्द को, इन सारे वर्ड्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करें, लिखने को इस्तेमाल करें, बोलने को इस्तेमाल करें, सो दैट यू कैन हैव ए वेरी बिग वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स, ताकि आपका जो वर्ड पावर है वो इनरिच हो सके और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग हो सके, है ना। पहला वर्ड है स्लम, तो डर्टी एरिया, SLUM, स्लम। ड्वेलर्स, ड्वेलर्स का मतलब होता है दोज हु लाइव समवेयर, जो कहीं पर रहते हों। जैसे कभी कभार इसके लिए एक शब्द आता है सिटी ड्वेलर्स, विलेज ड्वेलर्स, ऐसा कुछ। तो गांव में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग। गॉडेस, ये शब्द नया नहीं है। गॉड, गॉड का ही फेमिनिन जेंडर गॉडेस, देवी होता है इसका मतलब। परमिशन, परमिशन का मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ करना, कंसेंट देना कि हाँ ये काम किया जा सकता है। ओके। चैरिटी, ये मैंने आपको पहले बताया कि चैरिटी का मतलब है दान देना, उदारता के साथ में, जेनरसिटी। डेवोटेड, डेवोटेड का मतलब है समर्पित होना किसी लक्ष्य के प्रति, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी मिशन के लिए। हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब है डिजेबल्ड, असहाय, अपंग, जिसका हाथ पैर ना हो या जिसके अंदर में कुछ और फिजिकल डिजेबिलिटी हो, मेंटल डिजेबिलिटी हो, जो अपना काम खुद से ना कर सके। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है चिंतन मनन करना, डीप थिंकिंग। एक और वर्ड है लेपर, LEPER, ये नाउन है, वन हु सफर्स फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ रोगी। तो इनकी संस्था ने कुष्ठ रोगियों के लिए काफ़ी काम किया है। अभी भी देश में कई जगहों पर जो लेप्रोसी मिशन हैं, वो उसमें हो सकता है उसकी फंडिंग मिशनरी ऑफ चैरिटी, ये जो मदर टेरेसा की संस्था थी उससे होती हो, ऐसा हो सकता है। आखिर में एक शब्द है सिंबल, सिंबल का मतलब होता है साइन, संकेत। तो ठीक है बच्चों, आगे चल करके मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप सेशन रखूंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आपको समझाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। इसके साथ साथ में मैं इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा और उससे भी रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। आप मेरा चैनल याद रखें, न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके पोस्ट को लाइक करें। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको अलग से ईमेल करके भी आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।